हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज की क्लास हम कंटिन्यू कर रहे हैं। कुछ दिन से मैं वीडियो नहीं बना पाया, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। आज हम नोट से नहीं, डायरेक्ट अब किताब से पढ़ेंगे और इसकी जल्दी जल्दी थ्योरी ख़त्म करके हम क्वेश्चंस पे चलेंगे, क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम भी बहुत जल्दी आने वाला है इस वजह से। तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बात नहीं करेंगे। हमने अपना रेजिस्टेंस चालू किया था, तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं, टिप्पणी देख लेते हैं। बाकी जो मैंने पहले पढ़ाया हुआ है आप उसको क्लास को जल्दी देख के आइए, है ना, ताकि वरना आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगी, ठीक है ना। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारा रेजिस्टेंस चल रहा था, तो टिप्पणी देखते हैं इसकी। किसी चालक में विद्युत धारा प्रभावित का मान शून्य होने पर उसके विभवांतर के मान में भी शून्य हो जाता है, जबकि विभवांतर का मान शून्य आवश्यक नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई आपका कंडक्टर है, उसमें विद्युत धारा का मान मतलब कि आई का मान शून्य है। क्या? आई का मान शून्य होने पर विभवांतर का मान शून्य होता है, जबकि ईएमएफ में मतलब कि बीएफ का मतलब ईएमएफ होता है। ईएमएफ में मान शून्य नहीं हो ऐसा जरूरी नहीं है। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर धारा का मान और विभवांतर का मान शून्य है तो जरूरी नहीं है कि ईएमएफ जो है आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वो भी शून्य हो, ठीक है ना। ये कहना का मतलब। अब बात करते हैं प्रतिरोध। तो थोड़ा जल्दी जल्दी चलेंगे, क्योंकि मुझे आपको क्वेश्चंस भी करानी है। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट कर दीजिए, ठीक है ना, तो वैसे दोबारा से समझा दूंगा। अब बात करते हैं प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। आपको 10th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा, 12th में भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। प्रतिरोध का मतलब है पदार्थ का वह गुण, पदार्थ का वह स्वाभाविक गुण जिसके कारण वह अपने में से होने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है। एक सेकेंड, विद्युत धारा का वो करता है विरोध, उसे प्रतिरोध कहलाते हैं। इसका प्रतीक आर होता है और इसका जो मात्रक होता है वो ओम होता है। मतलब कहने का मतलब ये है, अगर आपका जैसे कि कोई तार है और तार में से अगर करंट प्रभावित हो रही है, उसमें से करंट कम प्रभावित हो रही है, तो उसमें जो उस करंट कम प्रभावित हो रही है, तो किस कारण प्रभावित हो रही है? उसमें प्रतिरोध जा रहा है, इस कारण उसमें से करंट कम प्रभावित हो रही है। तो ये है प्रतिरोध का मतलब, इंग्लिश में इसे रेजिस्टेंस कहते हैं। ये क्या करता है? प्रतिरोध करंट को जाने से रोकता है, ठीक है ना, करंट के रास्ते में रुकावट लाता है। इसलिए इसकी परिभाषा है पदार्थ का वह स्वाभाविक गुण जिसके कारण वह अपने में से होने वाले विद्युत धारा प्रभाव का विरोध करता है और प्रतिरोध कहलाता है, ठीक है ना। और इसका जो चिन्ह होता है वो आर होता है, और इसका जो मात्रक होता है वो हमारा ओम होता है। इसका जो मात्रक होता है वो ओम होता है, ठीक है ना। आगे और देखते हैं। अब बात करते हैं ओम के नियम के बारे में। किसके बारे में? ओम के नियम के बारे में। ओम का नियम किसे कहते हैं? अब बात करते हैं ओम के नियम के बारे में, ठीक है। ओम का नियम, ये भी आपने 10th में पढ़ा होगा, ठीक है। अब भूल गए हो तो कोई बात नहीं, आप दोबारा देख लीजिए। ओम का नियम, ओम्स लॉ, ठीक है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं ओम्स लॉ। तो क्या कहते हैं? नियत ताप तथा नियत भौतिक परिस्थितियों में किसी बंद वैद्युत डीसी परिपथ में किसी प्रतिरोधक के सिरों पर होने वाला विभवांतर V उस प्रतिरोध में से प्रभावित होने वाला धारा के मान के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब कि मैं 1 मिनट आपको समझाता हूँ, इसके डायग्राम से समझाता हूँ, डायग्राम से आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओम्स का लॉस, जैसे कि ये देखिए, ये हमारा डायग्राम बना हुआ है, ठीक है ना। ये हमारा डायग्राम बना हुआ है। यहाँ पे हमने देखो एक बैटरी लगा रखी है, ठीक है ना। ये हमारा कुंजी है, स्विच, ये चालू सर्किट है, देख सकते हैं करंट प्रभावित हो रही है। ये हमारा एक एम्पीमीटर है और ये वी स्टूड है, इसके बारे में भी मैं आपको बाद में बताऊंगा, इस पर भी ध्यान नहीं देंगे। ये हमारा रेजिस्टेंस लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? ये हमारा रेजिस्टेंस लगा हुआ है। और ये हमने यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगाया हुआ है। क्या लगा हुआ है? वोल्ट मीटर। तो ये इसी के बारे में कह रहा है कि अगर रेजिस्टेंस में से मतलब कि प्रतिरोध में से गुजरने वाली जो धारा है, अगर गुजरने वाली धारा है और जो वोल्ट है वो दोनों अनुक्रमानुपाती होंगे। अनुक्रमानुपाती का मतलब ये है कि अगर आपका
वोल्टेज बढ़ेगा तो आपका रेजिस्टेंस भी रेजिस्टेंस नहीं, करंट भी बढ़ेगा। अगर करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज भी बढ़ेगा। अगर किसी प्रतिरोधक में से प्रभावित हो रही है तो आपका अगर वोल्टेज कम होगा तो रेजिस्टेंस करंट भी कम होगा। अगर करंट कम होगा तो वोल्टेज भी कम होगा। अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा। अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक है ना। जैसे कि आप ये पढ़ सकते हैं, नियत तापमान तथा नियत भौतिक परिस्थितियों में किसी बंद है ना, वैद्युत बंद का मतलब ये है मतलब चालू सर्किट, ठीक है ना। वैद्युत का मतलब इलेक्ट्रिक। डीसी परिपथ का मतलब होता है डीसी सर्किट, ठीक है ना। किसी प्रतिरोधक के सिरों पर पैदा होने वाला, है ना, ये देखिए ये प्रतिरोध है ना, इसके सिरों पर पैदा होने वाला, ठीक है ना, पैदा होने वाला विभवांतर बी, है ना, इसके जो विभवांतर बी जो वोल्टेज है ना, विभवांतर बी वोल्टेज है, उस प्रतिरोध में से प्रभावित होने वाली, इस प्रतिरोध में से धारा भी प्रभावित हो रही है इसके, और इसके सिरों पर वोल्टेज भी यानी प्रभावित हो रहा है। तो जो अनुक्रमानुपाती होंगे, मतलब कि ये अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज भी बढ़ेगा, ठीक है ना। आप ये समझ गए होंगे। जैसे कि आपका ये फॉर्मूला है, आप ये देख सकते हैं, है ना, ठीक है। अनुक्रमानुपाती आई, ठीक है ना। अब अगर हमें ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाना है, ठीक है ना, तो हमारा यहाँ नेतांक लग जाएगा, और नेतांक हमारा क्या है, आर है, क्योंकि क्या है, आर में से प्रभावित हो रही है, इसलिए हम रेजिस्टेंस लिख नहीं देंगे, आर में से प्रभावित हो रही है, तो इसलिए हमारा नेतांक क्या होगा, आर होगा। यहीं से हमारा फॉर्मूला लग गया, आर बराबर बी अपॉन आई, ठीक है ना। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आर बराबर बी अपॉन आई, या बी बराबर आई इंटू आर, या आई इजिकल टू बी अपॉन आर। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। आर का मतलब होता है प्रतिरोध ओम में, बी का मतलब होता है विभवांतर वोल्ट में, और आई का मतलब होता है धारा, और इसका जो मात्रक होता है वो एम्पियर में, ठीक है ना। बी का मतलब होता है विभवांतर, इसका जो मात्रक जो होता है वो वोल्ट में होता है, और आर प्रतिरोध, इसका जो मात्रक होता है वो ओम में होता है, ठीक है। आप समझते चलिए, जी मैंने आपको डायग्राम समझा दिया। अब बात करते हैं प्रतिरोध के नियम, लॉ ऑफ रेजिस्टेंस। किसी चालक का प्रतिरोध, ठीक है ना, किसी चालक का जो प्रतिरोध, जैसे देखिए किसी एक सेकेंड दोस्तों, मोबाइल में थोड़ी सी दिक्कत होती है पढ़ाने में। किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। अगर रेजिस्टेंस, कोई तार है, मान लीजिए कोई आप पे वायर है, अगर उसकी लंबाई बढ़ेगी तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है ना। अगर उसकी लंबाई बढ़ेगी तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा। रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट कम गुजरेगा। जितना ज़्यादा लंबा तार होगा उतना ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस होगा, उतना ज़्यादा उसमें से करंट कम गुजरेगा। इसलिए हमारी जो हाई टेंशन जो बड़ी बड़ी लाइन वो होती हैं, बिजली की जो लाइन होती हैं, है ना, जो ट्रांसमिशन लाइन होती हैं, उनमें जो इतनी लंबी लंबी तार की दूरी होती है, इस वजह से उनमें से करंट जो वो है वोल्ट अधिक से अधिक प्रभावित की जाती है। क्योंकि तार इतना लंबा है और रेजिस्टेंस ज़्यादा होने का करंट नहीं पहुंच पाई, इस वजह से उसमें से इसलिए अधिक से अधिक बड़े बड़े ट्रांसफार्मर की मदद से करंट अधिक प्रभावित की जाती है। बाद में वो अपने क्षेत्र के ट्रांसफार्मर में आके स्टेप डाउन हो जाती है। तो ये भी आपने समझ लिया, ठीक है ना। अब बात करते हैं दूसरा जो हमारा नियम है, किसी चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्रॉस सेक्शनल एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब कि ये है, अगर आपका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है ना, तो एरिया कम होगा। अगर एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। जैसा कि हमारा आपने देखा होगा, जो हम जैसे बड़े जैसे कि हमें कोई मोटर चलानी है मान लीजिए, तो हम उसमें मोटर तार यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि उसमें से करंट आसानी से प्रभावित हो जाए और मोटर हमारी अच्छी तरह से रन कर सके। अगर हम उसमें पतला वायर लगा देंगे तो मोटर ठीक से क्या कहते हैं नहीं चलेगी, और यानी हमारा तार गर्म होगा। क्यों गर्म होगा पतला तार? क्योंकि उसमें से करंट ठीक से प्रभावित नहीं होगी, और मोटर को पूरी पावर चाहिए होगी, इस वजह से करंट ठीक से प्रभावित नहीं होगा, इस वजह से हमारा तार जल भी सकता है। मोटा तार इस वजह से प्रयोग करते हैं क्योंकि उसका एरिया ज़्यादा होता है, उसमें रेजिस्टेंस कम होता है, और इस वजह से उसमें से धारा आसानी से प्रभावित हो जाती है, ठीक है ना। आप ये देख सकते हैं, है ना, आर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर एरिया बढ़ेगा तो यानी हमारा जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाएगा। अगर एरिया कम होगा तो हमारा जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा रहेगा। इस वजह से हम मोटे तार का प्रयोग करते हैं बड़े बड़े मोटर और बड़े बड़े इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट चलाने के लिए, ठीक है। तीसरा जो हमारा नियम है
किसी चालक का प्रतिरोध उस चालक के पदार्थ की प्रतिरोधकता रेजिस्टिविटी पर भी निर्भर करता है। जैसा कि अर्थात है ना आर, है ना आर बीट, जैसे कि मतलब ये एक सेकंड रुकिए, आर की जो अनुक्रमानुपाती भी होता है, ठीक है ना, आर के अनुक्रमानुपाती होता है रेजिस्टिविटी, मतलब कि जो हमारी रेजिस्टिविटी है, प्रतिरोधकता है, वो हमारे आर के अनुक्रमानुपाती होती है। जैसे कि मान लीजिए कोई तार है, कोई वायर है, उसका उसमें अपने आप में कुछ उसमें एक ऐसा गुण होगा कि वो रेजिस्टेंस यानी है उसमें अपने आप को कोई ऐसा गुण होगा जो वो करंट जाने से रोकेगा। अब जैसे कि हमारे जो कॉपर का है वायर ले लीजिए, कॉपर का वायर है, कॉपर का जो वायर है, कॉपर के वायर में से करंट प्रवाहित हो जाती है। अब वहीं हम चांदी ले लें, चांदी में से जो धारा है वो और तेज़ी से प्रवाहित होगी। क्यों? जो कॉपर का जो स्पेशल गुण है, जो करंट उसमें से मान लीजिए हमने कॉपर में से करंट प्रवाहित की, कम हो रही है, और वहीं हमने चांदी का लगा दिया है, सोने में से हम करंट प्रवाहित करा रहे हैं, तो बहुत तेज़ी से हो रही है, बहुत तेज़ लाइट आ रही है घर में। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उसमें गुण है, कॉपर में से करंट कम प्रवाहित हो रही है। जो क्यों? क्योंकि कॉपर का जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा है। अगर हम करंट चांदी में से प्रवाहित करें तो उसमें से तेज होगी। क्यों? क्योंकि उसका रेजिस्टेंस कम है। और वहीं अगर हम सोना ले, गोल्ड ले, उसमें से करंट प्रवाहित क्या है तो और तेज़ी से हुई। क्यों? क्योंकि उसमें यानी उसका प्रतिरोध बहुत कम है। तो जो वो इनके जो गुण हैं, इनके जो गुण हैं वही हमारी रेजिस्टिविटी है, वही हमारी प्रतिरोधकता है, ठीक है ना, वही हमारी प्रतिरोधकता है। इनका खुद का एक गुण होता है, किसी में से तेज करंट प्रवाहित होगा तो किसी से में कम होगा, तो किसी में से बहुत कम होगा तो किसी में से बहुत तेज होगा। वो जो कम ज़्यादा का चक्कर है वो रेजिस्टेंस के कारण है, ठीक है ना। इनका जो खुद का रेजिस्टेंस है ना, किसी का कम है तो किसी का ज़्यादा है। जो वो खुद का रेजिस्टेंस है वही हमारा एक तरह से प्रतिरोधकता है, जिसको हम रो, जो रो है ये रो का हमारा चिन्ह होता है, ठीक है ना, ये हमारा रो का चिन्ह है, ठीक है ना। इसलिए ये जो हमारे आर के अनुक्रमानुपाती है, ताकि अगर हमारा रेजिस्टेंस, अगर हमारे तार का प्रतिरोधकता हमारे तार की ज़्यादा होगी तो उसका रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप समझ ही होंगे। नहीं समझ पाए तो कमेंट तो वही है, कर दीजिए, दोबारा समझा देंगे, ठीक है। आर का मतलब होता है प्रतिरोध, ठीक है ना, चिन्ह। इसका जो मात्रक होता है ओम में होता है, और रो इसको हम प्रतिरोधकता बोलते हैं। इसका जो मात्रक होता है वो हम सेंटीमीटर में होता है। एरिया का मात्रक तो आपको पता है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बोलते हैं एक सेंटीमीटर स्क्वायर में इसका मात्रक होता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की। किसी पदार्थ का प्रतिरोधकता, किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता किसी पदार्थ की इकाई और लंबाई तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले टुकड़े का प्रतिरोध उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। फॉर्मूले से समझाता हूँ, अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए हमारा रो फॉर्मूला देख रहा है, रो बराबर, या आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, प्रतिरोधक रेजिस्टिविटी बराबर यानी RA/L। अगर किसी की प्रतिरोधकता ज़्यादा है, किसी की प्रतिरोधकता ज़्यादा है, ठीक है ना, किसी की प्रतिरोधकता ज़्यादा है, या मान लीजिए किसी की लंबाई है, किसी तार की लंबाई ज़्यादा है तो उसकी जो प्रतिरोधकता है वो कम होगी, ठीक है ना, किसी की जो प्रतिरोधकता कम होगी। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना, किसी पदार्थ का प्रतिरोधकता अर्थात किसी पदार्थ की इकाई लंबाई तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले टुकड़े प्रतिरोध उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। मतलब कि कहने का मतलब ये है, अगर प्रतिरोधकता उसकी कैसे ज़्यादा होगी, अगर उसकी लंबाई ज़्यादा होगी, ठीक है ना, और उसका एरिया, अगर उसका एरिया ज़्यादा होगा तो उसकी प्रतिरोधकता है वो कम होगी, ठीक है ना। प्रतिरोधकता जो मतलब सॉरी, अगर इसकी जिस प्रतिरोधकता तो वो है जो हमारा जो यानी है जो पदार्थ है उसका खुद का गुण, ठीक है ना। जो पदार्थ का जो जैसे जो रेजिस्टेंस है, कोई आपका जो तार है उसमें प्रतिरोधकता है, और प्रतिरोधकता क्या है, उसका जो खुद का जो रेजिस्टेंस है वो किस पर निर्भर करता है, वो पता है किसी पदार्थ का प्रतिरोधकता पदार्थ की इकाई लंबाई तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले, मतलब कि लंबाई और क्षेत्रफल, ठीक है ना, लंबाई और क्षेत्रफल दोनों पर निर्भर कर रहा है। उसका जो विशिष्ट मतलब कि जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो उसके लंबाई और प्रतिरोध दोनों पर निर्भर कर रहा है, ठीक है ना। आप ये समझ जाइए। अगर नहीं समझ में आई हो तो मुझे बता दीजिए, ठीक है। अगर हम उसकी जो विशिष्ट प्रतिरोधकता है, ठीक है ना, उसकी जो विशिष्ट प्रतिरोधकता है
जो उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है उसका हम फॉर्मूला लिखेंगे, तो रो बराबर आर ए अपॉन एल, ठीक है ना, आर ए अपॉन एल। अगर हम लंबाई बढ़ा देंगे तो इसका विशिष्ट प्रतिरोध कम होगा, अगर इसके विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ा देंगे यानी तो इसकी हमें लंबाई कम करनी पड़ेगी, ठीक है। दोस्तों कोई समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं बना दूंगा दोबारा वीडियो, क्योंकि ऐसा है थोड़ा मोबाइल में दिक्कत होती है और अभी नई नई मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया है, इस वजह से मैं भी थोड़ा भयभीत होता हूँ, बाकी कोई ना। बात करते हैं विशिष्ट प्रतिरोधक का मात्रक जो होता है ओम सेंटीमीटर होता है, ठीक है ना। इसका जो मात्रक होता है ओम सेंटीमीटर होता है, अथवा ओम सेंटीमीटर होता है। तांबे का जो हमारा वो होता है प्रतिरोध 1.72 इंटू 10⁻⁻6 ओम सेंटीमीटर होता है, और जो नाइक्रोम का होता है वो 108.5 इंटू 10⁻⁵ ओम सेंटीमीटर इसका विशिष्ट प्रतिरोध होता है नाइक्रोम का, ठीक है ना। जो नाइक्रोम आप जो देख रहे होगा जैसे बल्ब वगैरह में हम प्रयोग करते हैं, तो उसका जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है मैंने आपको बताया था, जो उनका जो खुद का गुण है, मतलब जो उनका रेजिस्टेंस है, जैसे नाइक्रोम का है वो उसका 108.5 इंटू 10⁻⁵ घात है ओम सेंटीमीटर, सॉरी, ठीक है ना। अब बात करते हैं रजिस्टर के बारे में, ठीक है ना। रजिस्टर के बारे में होता है, ठीक है, जब किसी पदार्थ के टुकड़े अथवा उससे बने तार के एक अंश को निश्चित प्रतिरोधक का मान प्रस्तुत करने वाली पूंजी के रूप में दिया जाता है, तो वह हमारा प्रतिरोधक कहलाता है। मतलब कि आप जैसे कि रजिस्टर क्या होता है, आपके घर में जैसे कि टीवी है, आप होम थिएटर है, मोबाइल फ़ोन है आपका, हर चीज़ में रजिस्टर का प्रयोग होता है। किसका? रजिस्टर का। जैसे हम रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं, ऐसे रजिस्टर होता है ना। रेजिस्टेंस का प्रयोग होता है, वो क्या करता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, रेजिस्टेंस का क्या काम है, करंट को जाने से रोकना, ठीक है ना। ऐसे ही जो रेजिस्टेंस होता है वो करंट को यानी ज़्यादा को जाने से रोकता है। जैसे कि हमारी टीवी है उसमें काफ़ी सारे रजिस्टर का प्रयोग होता है, ठीक है ना। वो क्या करते हैं, करंट को कम करके टीवी तक ले जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमारे घर में वोल्टेज बहुत तेज आता है ना, 220 आता है ना। वो अब स्टेप डाउन करके डीसी करके एसी से डीसी में कन्वर्ट करके फिर वो और कम होता है और रेजिस्टेंस के ज़रिए तब जाके टीवी तक जाता है। तो ये हमारा जो रेजिस्टेंस है वो तो उसका तो मैंने आपको काम बता दिया कि रेजिस्टेंस हर जगह यूज़ हो रहा है, मोबाइल फ़ोन हो, टीवी हो, हर जगह। तो उसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। जब किसी पदार्थ के टुकड़े को, रेजिस्टेंस क्या होता है, किसी पदार्थ के टुकड़े से बना होता है, ठीक है ना, उससे तार के एक अंश के रूप में निश्चित प्रतिरोधक का मान, जैसे कि मान लीजिए कि हमारा जो कोई एक यानी है जो हमारा रेजिस्टेंस होता है, जो मैंने आपको बताया जो जगह जगह यूज़ हो रहा है, ये तो डेफिनेशन आपको समझ में नहीं आएगी, मैं आपके अपनी भाषा में आपको समझा दे रहा हूँ। कोई यानी है पदार्थ है, उसको हम ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमने कोई कार्बन ले लिया, उसी से हम एक रेजिस्टेंस बनाते हैं, और उसी को यानी मान लीजिए हमने कोई पदार्थ ले लिया, उसको हम यानी कोई हमने पदार्थ, उससे हम रेजिस्टेंस बनाते हैं और रेजिस्टेंस को यानी हम जगह जगह प्रयोग करते हैं। वही हमारा जो कोई किसी पदार्थ जो हमारे रेजिस्टेंस प्रयोग होते हैं, मोबाइल फ़ोन, टीवी, जहाँ भी आप देख रहे हैं सब जगह रेजिस्टेंस प्रयोग होते हैं, वो किसी न किसी पदार्थ के टुकड़े से या किसी न किसी पदार्थ से मिलकर बने होते हैं। जैसे कि मानव शरीर का जो प्रतिरोध होता है वो 10,000 से लेकर 50,000 के बीच में होता है। मतलब कि हमारे इसमें से 10,000 से लेकर 50,000 के हमारा जो रेजिस्टेंस का मान है, हमारा 10,000 से लेकर 50,000 के बीच में होता है, ठीक है ना। अब देखते हैं कि प्रतिरोधक दो प्रकार के होते हैं हमारे, एक कार्बन प्रतिरोध, एक वायर बाउंड प्रतिरोध। मैं आपको कभी बता रहा था किसी पदार्थ का प्रतिरोध, जैसे कि मान लीजिए हमारा कोई कार्बन है, कार्बन का प्रतिरोध है, ठीक है ना, कार्बन का प्रतिरोध है, कार्बन से बना हुआ है, कार्बन पदार्थ से, उसको हम अपने मोबाइल फ़ोन, टीवी यानी हर जगह मतलब प्रयोग में लाते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में होंगे कि रेजिस्टेंस क्या होता है, कई हर जगह प्रयोग होते हैं, हर जगह, ठीक है ना, हर जगह हमारा रेजिस्टेंस का यूज़ है, ठीक है। जैसे कि एलईडी होती है, एलईडी को भी हम डायरेक्ट सप्लाई नहीं दे सकते, उसमें भी रेजिस्टेंस लगाते हैं, वो करंट का मान कम करके एलईडी तक पहुंचाते हैं, तभी हमारी एलईडी जल पाती है, ठीक है ना। तो वो क्या होता है, जो रेजिस्टेंस होता है वो कार्बन से बना होता है, वो क्या करता है, करंट के मान को कम कर देता है, क्योंकि करंट का मान तभी कम होगा क्योंकि जब वो रेजिस्टेंस यानी उसका बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए उसका नाम हमने रेजिस्टेंस रखा, क्योंकि वो करंट को घटा देता है, और यानी है जो हमारे अप्लायंसेज है जो कम करंट पर चल सकें उनको सेफली रन कराता है।
तो हमारे दो प्रकार के प्रतिरोधक का नियम यानी तथा परिवर्तित मान किस्मों में बनाए जाते हैं, ठीक है ना। अगर हमें जैसे कि रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस की हमें वैल्यू निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे कि मान अंकन है ना, मार्किंग ऑफ वैल्यू। नियत मान कार्बन प्रतिरोधक का आकार इतना छोटा होता है, जो रेजिस्टेंस होता है हमारा वो बहुत छोटा होता है ना। उनकी बॉडी पर रंगों की पट्टियों के द्वारा यानी उनका मान अंकित किया जाता है, ठीक है ना, उनका मान अंकित किया जाता है। तो क्या कहते हैं, जो हमारा जो रेजिस्टेंस होता है उस पर कई सारे, अगर आपने देखा भी होगा रेजिस्टेंस, नहीं तो आप इंटरनेट पे सर्च करके देख लिए रेजिस्टेंस, ठीक है ना, उस पर आपको दिख जाएगा। यानी काफ़ी छोटे छोटे कलर होते हैं, ठीक है ना। उससे हमें यानी उसकी जो वैल्यू होती है रेजिस्टेंस की, उसका हम पता करती हैं, ठीक है ना, कि वो कितने यानी कितने ओम का है। जैसे कि अगर प्रतिरोधक का जो वो होता है क्या मात्रा होता है, उसे हम ओम में दर्शाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे कि हमारे कई सारे ओम के रेजिस्टेंस आते हैं, 100 के ओम, ठीक है ना, 100 ओम, कई सारे ओम के रेजिस्टेंस आते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि हमारे एक रेजिस्टेंस ये है, बैंड टाइप रेजिस्टेंस है। इसका जो मान का वीडियो है मैं आपको अगली वीडियो में बना दूंगा कि रेजिस्टेंस का मान कैसे निकालते हैं, मैं आपको बता दूंगा अगली वीडियो में आपको। जैसे कि और ये हमारा दूसरा है बॉडी टाइप रेजिस्टेंस, ठीक है ना। मैं आपको थोड़ा थोड़ा समझा देता हूँ। जैसे कि अगर हमें किसी रेजिस्टेंस दे रखा है, कोई हमारा रेजिस्टेंस दे रखा है, जैसे कि मान लीजिए हमारा रेजिस्टेंस है, आप नेट पे सर्च करके देख लीजिए अगर आपको नहीं पता रेजिस्टेंस कैसे कहते हैं। अगर वैसे तो आपको पता होगा, अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने आए तो आपको इन सब की चीज़ों के बारे में जरूर पता होगा कि रेजिस्टेंस हमारा क्या है ना, कैसा दिखता है, वो सब आपने पहले देखा होगा। उसमें जो छोटे छोटे कलर होते हैं वो भी आपको पता होंगे, है ना, कहाँ का यूज़ होता है वो भी आपको सब पता होगा। इतना तो आपको 100% पता होगा, मुझे मालूम है ना। छोटे छोटे उस पर कलर होते हैं, और ये ये हमारे कलर होते हैं, ठीक है ना, इनको हम बोलते हैं डिजिट। क्या बोलते हैं? डिजिट, अंक। क्या बोलते हैं? अंक, ठीक है ना, इनको हम अंक बोलते हैं। और ये जो हमारा एक होता है इसको हम बोलते हैं गुणांक। क्या बोलते हैं? गुणांक। गुणांक, ये हमारा गुणांक होता है। और एक हमारा यहाँ पे और होता है, यानी ये हमारा सहनशीलता कुछ ऐसे करके होता है। मैं सॉरी एक बार नाम भूल रहा हूँ, है ना, मैं आपको बता दूंगा। सहन करके कुछ ऐसे होता है, ठीक है। क्या होते हैं, यहाँ हम अपने जो अंक होते हैं उनको रखते हैं, और यहाँ जो गुणांक अंक जो होते हैं जो नीचे टेबल दी हुई है उससे मैं आपको बता दूंगा। जैसे कि देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये अंक है जो गुणांक है, और यहाँ सहन, एक सेकंड मैं आपको टेबल पे ही दिखा देता हूँ कैसे निकालते हैं। आपको अभी बता ही देता हूँ रेजिस्टेंस का मान कैसे निकालते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ। ये तो देखिए ये हमारी टेबल है, ये तो आपने समझ लिया होगा रेजिस्टेंस इस प्रकार का होता है। ये हमारी कलर बैंड होती है, और ये हमारा बैंड टाइप रेजिस्टेंस बॉडी टाइप रेजिस्टेंस होता है, ठीक है ना। कार्बन प्रतिरोधक मतलब जो हमारा रेजिस्टेंस है उसका मान कैसे निकालते हैं इसके बारे में हम देखते हैं। देखिए दोस्तों, जैसा कि ये हमारा पहला अंक है, और ये हमारा दूसरा अंक है, और ये गुणांक है, और ये हमारा सहन सीमा है, इसी की बोल रहा था मैं। जैसे कि मान लीजिए हमारा रेजिस्टेंस कुछ ये हमारा रेजिस्टेंस है, ये हमारे वायर हैं, ठीक है ना, ये हमारा कलर दे रखे हैं, ठीक है। और ये हमारे जो हैं ये हमारे अंक, इनको हम अंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंक, जो ये लिखे हुए हैं, ठीक है, ये हमारे अंक इधर आएंगे। और जो हमारा जो दूसरा है इसको हम बोलते हैं गुणांक, ठीक है, गुणांक। गुणांक। और ये हमारा जो तीसरा है, ये सॉरी थोड़ा रेजिस्टेंस से चिपक गया है, मतलब सॉरी ये लाइन से थोड़ा हो गया है, वो मेरे से मिस्टेक से हो गया है। मैं इसको दोबारा से बना देता हूँ। ये हमारी तीसरा हो गई, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं सॉरी सहन सीमा, ठीक है ना, सहन सीमा। तो क्या कहते हैं, हम इनके मान कैसे रखेंगे, कैसे हम इनका मान निकालेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। मैं पहले ठीक से बना लेता हूँ। ये हमारा रेजिस्टेंस है, तो इसको थोड़ा दिक्कत हो रहा है मुझे बनाने में, आप एडजस्ट कर लीजिए। मान लीजिए कि हमारा यहाँ पे कोई कलर दे रखा है, मान लीजिए यहाँ पे हम है नहीं है लाल कलर दे रखा है, हमारा क्या है, लाल कलर दे रखा है, लाल। और यहाँ जो हमारा है
वो हमारा नारंगी दे रखा है, नारंगी, ठीक है ना। और जो हमारा यहाँ जो तीसरा कलर दे रखा है, हमारा जो तीसरा कलर दे रखा है, यहाँ हम मान लेंगे हमारे तीसरा कलर दे रखा है, मान लीजिए हरा ही दे रखा है, हरा, ठीक है ना। और ये हमारी जो है ये हमारी सैन सीमा होती है, ठीक है ना। और चलो देखते हैं इसका हमारा ये जो है कौन से, ये हमारा लाल है तो हम लाल कलर पे लिखेंगे। पहला हमारा लाल कलर कौन सा है, 2, तो हम यहाँ 2 लिख देंगे। और दूसरा हमारा कौन सा कलर है, दूसरा हमारा कौन सा है, नारंगी, नारंगी पे कितना है, दूसरे अंक पे 3, तो 3 लिख देंगे। अब हमारा गुणांक है, गुणांक के लिए तो फिर हम यहाँ गुणांक चिन्ह लगा देंगे। हमारा गुणांक कितने नंबर पे, गुणांक हमारा कौन सा है, हरा, तो हरा हमारा कितने नंबर पे गुणांक, 5, ठीक है ना। इसकी सैन सीमा, इसका भी कलर दे रखा होगा, वो आप देख लीजिए। जैसे कि ये सैन सीमा का कलर मान लीजिए पीला दे रखा है, पीला दे रखा है तो हम पीले की जगह लिख देंगे सैन सीमा में, है ना, +-4 %, ठीक है, ऐसे हम देख लेंगे। और ये हमारा यानी +-4% हो गया, ठीक है, ये हमारा मान हो गया। ऐसे हमारा रेजिस्टेंस का मान निकलेगा। अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, वो मैंने आपको डेमो के तौर पे समझा दी, क्योंकि टॉपिक था तो मैं समझा देता हूँ, ठीक है। आगे और स्टार्ट करते हैं। दोस्तों चैनल वैनन को भी थोड़ा सब्सक्राइब कर दी जाएगी, वीडियो को शेयर भी कर दिया करिए, ताकि आपके दोस्त भी पढ़ सकें। अकेले अकेले मत पढ़िए, दोस्तों को भी नकल पढ़ने दीजिए, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं प्रतिरोधकों का समूह, ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर। आवश्यकता अनुसार प्रतिरोधकों को हम निम्न 3 प्रकार से संयोजित किया जा सकता है, ठीक है ना। कैसे, प्रतिरोधक को हम श्रेणी क्रम में संयोजन कर सकते हैं, और प्रतिरोधक का वह संयोजन जिसमें विद्युत धारा प्रवाह केवल एक ही मार्ग में उपलब्ध हो, जैसे कि उसे हम श्रेणी क्रम कहते हैं। देखिए हमारी बैटरी सोर्स है, हमारी धारा एक ही में प्रवाहित हो रही है, और एक रेजिस्टेंस में यहाँ रखा है, एक रेजिस्टेंस एक यहाँ रखा है, एक रेजिस्टेंस हमने यहाँ लगा रखा है। एक रेजिस्टेंस का पॉइंट एक दूसरे से हमने जोड़ दिया है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, संयोजन। क्या बोलते हैं, संयोजन। इंग्लिश में हम बोलते हैं इसे सीरीज। क्या बोलते हैं, सीरीज बोलते हैं, इंग्लिश में हम बोलते हैं इसे सीरीज। करंट एक ही दिशा में हो रही है और रेजिस्टेंस के मानो एक दूसरे से हमने जोड़ रखा है, तो इसको हम बोलेंगे क्या, इसको हम बोलेंगे संयोजन, है ना, प्रतिरोध, ठीक है ना। हम इसको ऐसे लिखेंगे, आर टी बराबर, टी का मतलब है टोटल, ठीक है ना, आर टी बराबर R1, ये हमारा R1 है, और ये हमारा R2, ये हमारा R3, यानी ये संयोजन में हमने जोड़ रखा है तीनों को एक साथ, इसलिए हम प्लस में जोड़ेंगे। जैसे कि आपको समझ में आ गया होगा, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा कि सीरीज रेजिस्टेंस, है ना, संयोजन प्रतिरोध। दूसरा हमारा है प्रतिरोधकों का समांतर संयोजन, ठीक है ना, रजिस्टर ऑफ पैरेलल, ठीक है ना, रजिस्टर ऑफ पैरेलल। प्रतिरोधकों का वह गुण जिसमें संयोजन जिसमें सभी प्रतिरोधक का एक ही विद्युत स्रोत यानी आर पार हो, और क्या कहते हैं, संयोजन समांतर संयोजन कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए अभी तो हमने एक दूसरे से जोड़ दिया था, अब हमने क्या किया है, सबको एक साथ, पहले हमने क्या किया था, प्रतिरोध का ना एक दूसरे से जोड़ दिया था, जैसे एक प्रतिरोध जे, एक प्रतिरोध जे, तो हमने क्या किया था, सीरीज में जोड़ दिया था। अब हम पैरेलल में कैसे जोड़ेंगे, पैरेलल में जोड़ने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पैरेलल में एक प्रतिरोध हमारा ये हो गया, एक प्रतिरोध हमारा ये हो गया, इसके वायर को हम इससे जोड़ देंगे, इसके वायर को हम इससे जोड़ देंगे, और ये हमारा बैटरी हो गया, ये हमारा बैटरी को हम इससे जोड़ देंगे, मान ली प्लस ये हमारा माइनस ये, तो इसी को हम बोलते हैं पैरेलल। रेजिस्टेंस के जो प्रतिरोधक के मान है उसको हम समांतर क्रम में जोड़ देते हैं, ठीक है। जैसे कि मान देख लीजिए हमारा R1, R2, R3 तीनों के पॉइंट आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, और ये हमारा बैटरी सोर्स से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसको हम कैसे दर्शाते हैं, 1/RT इजिकल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 इजिकल टू, आगे तक चलते आ रहे हैं। तो ये हमारा हो गया रजिस्टर्स ऑफ पैरेलल, ठीक है ना। सीरीज में हमने एक दूसरे से जोड़ दिए थे, और इसमें हमने समांतर क्रम में जोड़े हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। अब बात करते हैं मिक्स ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर। इसमें क्या करते हैं हम, आवश्यकता अनुसार प्रतिरोधों को समांतर और संयोजन अथवा श्रेणी समांतर संयोजन
किया जा सकता है। अवकल प्रतिरोधक की गणना श्रेणी तथा समांतर संयोजन सूत्र की जाती है। मतलब कि जेएस में हम क्या करते हैं, संयोजन में भी जोड़ देते हैं, मतलब कि सीरीज में भी जोड़ देते हैं और समांतर में भी जोड़ते हैं। समांतर मतलब जो है पैरेलल, और एक तरह से ये मान लीजिए हमने सीरीज और पैरेलल है ना दोनों टाइप से जोड़ देते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, मिक्स ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस। क्या, संयोजन और समांतर दोनों क्रम में हम जोड़ देते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं यानी मिक्सिंग ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर। ठीक है, अब हमारा एक नियम और आगे, तो दोस्तों हमारा एक नियम और है किरचॉफ का नियम, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं किरचॉफ ऑफ लॉस। ठीक है ना। जटिल प्रकार के डीसी परिपटों में विद्युत धारा की गणना के लिए रूसी वैज्ञानिक ने किरचॉफ के दो नियम प्रतिपादित किए जाते हैं। ठीक है ना। पहला है धारा का नियम, दूसरा है वोल्टेज का नियम। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जैसे कि डीसी सर्किटों में यानी डीसी सर्किटों में करंट को ज्ञात करने के लिए, करंट को मान लीजिए करंट की गणना करने के लिए, ठीक है ना, रूसी एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने किरचॉफ का नियम निकाला था, और ये दो प्रकार के निकाले थे, एक धारा का नियम निकाला था और एक वोल्टेज का नियम निकाला था। ठीक है ना। धारा का नियम, करंट लॉ, ठीक ना, किसी बंद डीसी परिपथ में, मान लीजिए कोई डीसी सर्किट है जो बंद है, चालकों के संगम यानी विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, जैसे कि I1 I2 माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5 इजिकल टू 0। ठीक है ना। जे I1 प्लस I2 I3 इसको हम सिग्मा से भी दिखा सकते हैं, तो ये हमारा होगा सिग्मा I इजिकल टू 0। ठीक है, कुछ तो ये हमारी करंट की क्या होती है, गणना करने के लिए बनाया गया है। जैसे कि हमारी कोई डीसी सर्किट है ना, डीसी सर्किट में से चालक में से विद्युत धारा प्रभावित हो रही है, तो वो टोटल जो विद्युत धारा होगी वो बीजगणितीय शून्य योग के शून्य की होगी। ठीक है, जैसे कि मतलब ये है कि एक ये आ रहा है, एक ये आ रहा है, एक ये आ रहा है, तीन हमारे वायर आ रहे हैं, तो यहाँ पे यानी एक पॉइंट पे जाके ये मिल जाएगी। ठीक है, जैसे हम I1 है ना, I2 I3 ऐसे करके हम इसे दर्शाते हैं। ठीक है ना। आगे देखते हैं वोल्टेज ऑफ लॉ। वोल्टेज के नियम, किसी बंद डीसी परिपथ में आरोपित है ना विभव वाले बीजगणितीय योग को परिपथ के घटकों का वोल्टेज पठनों या बीजगणितीय योग की तुल्य भी कहा जाता है, जैसे सिग्मा ई इजिकल टू सिग्मा IR। ठीक है ना। मान लीजिए कि किसी कोई डीसी क्लोज सर्किट है, उसमें हम बीजगणितीय योग पर सर्किटों के घटकों के वोल्टेज के पठनों के बीजगणितीय योग के तुल्य होता है। मतलब कि ये कि जैसे कि हमारा सिग्मा ई यानी है इजिकल टू सिग्मा है ना IR के होगा हमारा, इसकी हमारा जो मान है B बराबर IR वो हमने रखा हुआ है, तभी हमारा फॉर्मूला है। ठीक है ना, आप देख सकते हैं, पढ़ लीजिए आप इसको, है ना। अब तीसरा जो है दोस्तों, मैं थोड़ा इस वजह से जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि मुझे क्वेश्चंस भी कराने हैं। अगर मैं आपको इसी में बहुत ज़्यादा डीपली समझाने लग जाऊँगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा और मैं क्वेश्चंस नहीं करा पाऊँगा। इस वजह से मैं आपको थोड़ा जल्दी समझा रहा हूँ। क्वेश्चंस करते समय मैं आपको समझा दूँगा ठीक से। ठीक है, इसलिए मैं आपको थोड़ा जल्दी समझाऊँ ताकि हमें क्वेश्चंस भी करने हैं और वीडियो मुझे जल्दी अपलोड भी करनी है, वीडियो ज़्यादा लंबी भी ना हो और आपको क्वेश्चंस भी कराने क्योंकि आपको एग्जाम में क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, बात करते हैं विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर। कार्य करने की दर को यानी शक्ति कहते हैं। तो हमारा जो फॉर्मूला है P बराबर है ना, P बराबर जो हमारा फॉर्मूला है P बराबर VI। ठीक है ना, VI। अगर हम इस V की जगह हम फॉर्मूला लग दें, अगर इस V की जगह हम फॉर्मूला लग दें V बराबर है ना IR, क्या V बराबर IR। अगर क्या करते हैं हम इस V की जगह फॉर्मूला लग दे तो यही हमारा हो जाएगा P। हो गई थी मेरे से, शुरू से देखते हैं। P बराबर VI। ठीक है ना, P बराबर VI ये हमारा इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला है, क्या विद्युत शक्ति का फॉर्मूला है। इसमें हम क्या करेंगे, हमारा एक सूत्र है V बराबर IR, तो V की जगह हम IP रख दें, B की जगह हम ये वाला फॉर्मूला आ देंगे, तो ये हो जाएगा P बराबर B की जगह हम रख देंगे IP
तो आई की आई से गुणा कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा आई स्क्वायर आर, ठीक है ना। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया जो ये हमारा लिखा हुआ है। ऐसे ही हम दूसरे फॉर्मूले को कर लेंगे, वो भी हमारा इसी प्रकार होगा, वो आप खुद कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि ये मेरा मोबाइल थोड़ा दिक्कत दे रहा है इस वजह से। ये हमारा दूसरा सूत्र है, P बराबर है ना बी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है ना। ये हमारा है जो हमारा, अब ये हमारा क्लियर हो गया होगा, विद्युत शक्ति का हमारा फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम, थोड़ा आगे और बढ़ते हैं। 1 किलोवाट बराबर होता है हमारा 1000 वाट, और 1 मेगावाट बराबर होता है 1000 वाट, ठीक है ना। ये आप देख लीजिए दोस्तों, नोट करते चलिए, नोट्स आप बनाते चलिए, साथ ही साथ आपको भी फायदा होगा। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहलाती है, ठीक है ना। ये हमारा फॉर्मूला है, ई बराबर है ना पी टी, और ये हमारा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ई बराबर वी आई टी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ई बराबर आई स्क्वायर आर टी, ठीक है ना। आप दोस्तों क्या कहते हैं, जो है वो इसमें फॉर्मूला पी की जगह हम फॉर्मूला रख लेंगे, पी की ये जैसे कि दे रखा है ई बराबर है ना ई बराबर पी टी, पी की जगह में जो पी की जगह हम ये वाला फॉर्मूला रख लेंगे है ना, वी आई इसका मान रख देंगे, वी आई, ठीक है, वी आई इसका मान रख देंगे। तो क्या कहते हैं वी आई, दोस्तों थोड़ा दिक्कत हो रहा है, एक सेकंड। हाँ जी, हमारा फॉर्मूला देखा है पी टी, और हम इसकी जगह मान रख देंगे पी बराबर, ये हमारा सूत्र है बी आई, ठीक है ना। पी की जगह हम ये रख देंगे तो हमारा यानी ये हो जाएगा ई बराबर है ना ई बराबर वी, अगर हम पी की जगह रखेंगे तो ये हमारा होगा वी आई टी, ठीक है ना। ये वाला हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, दूसरे वाला आप देख लीजिए, ठीक है। दोस्तों मैं बहुत मेहनत करता हूँ, थोड़ा वीडियो को शेयर कर दीजिए, आप देख ही रहे हैं मैं कितना मेहनत कर रहा हूँ, बार बार मोबाइल भी परेशान कर रहा है, कभी कुछ हो रहा है, आपको ठीक से पढ़ा नहीं पा रहा हूँ मैं, ठीक, ताकि मेरे चैनल जल्दी सब्सक्राइब हो, जल्दी मेरा चैनल ग्रोथ हो, ताकि मैं आपके लिए ले सकूँ एक वीडियो, एक बोर्ड ले सकूँ, ठीक है। तो ये हमारे फॉर्मूला है, ई बराबर पी टी, ई बराबर वी आई टी, ई बराबर आई स्क्वायर आर टी, और ई बराबर बी स्क्वायर अपॉन आर, यानी ई बराबर बी स्क्वायर अपॉन आर टी, ठीक है ना। अब हमारा एक फॉर्मूला और है, इसको आप ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बी टी यू, ठीक है ना। इसकी फुल फॉर्म होती है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, ठीक है। ये हमारा जो होता है, इससे आप अपने घर की बिजली का बिल यूनिट वगैरह भी निकाल सकते हैं, काफ़ी काम का फॉर्मूला है, रियल लाइफ में तो बहुत ज़्यादा यूज़ है ना। 1 किलोवाट बराबर, ठीक है ना, वाट इंटू घंटे, यानी अपॉन में 1000, ठीक है ना। ये हमारा फॉर्मूला है, बहुत आईएमपी फॉर्मूला है, आप इसको जरूर नोट कर लीजिए, जरूर देख लीजिए। अब बात करते हैं 1 किलोवाट बराबर एक यानी 134 HP के बराबर होता है, ब्रिटिश उसमें होता है ये ब्रिटिश, और ये जो ब्रिटिश मात्रक में, और 134 और 136 ये हमारा मैट्रिक में होता है, ठीक है, आप ये देख लीजिए। आगे और बात करते हैं जूल के नियम के बारे में, देखते हैं जूल का नियम। जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रभावित की जाती है तो वह गर्म हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई कंडक्टर है, उसमें से विद्युत धारा प्रभावित की जा रही है तो वो गर्म हो रहा है, और उस चालक में पैदा हुई ऊष्मा की मात्रा विद्युत धारा मान के वर्ग तथा प्रतिरोध के समय के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब चालक में से जो गर्म हो रहा है उसमें से ऊष्मा की जो मात्रा है, और विद्युत धारा का जो उसमें जो मान है, उसमें जो करंट हो रही है, उसका जो स्क्वायर है, वो प्रतिरोध, जो उसमें जो प्रतिरोध है, उसका जो प्रतिरोध है कंडक्टर का, और जो समय, उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब कि ये हमारा जो ऊष्मा है, ठीक है ना, और जो हमारा करंट है, रेजिस्टेंस समय, अगर क्या कहते हैं ये बढ़ेंगे हमारे, अगर हमारी करंट बढ़ेगा तो हमारी हीटिंग भी बढ़ेगी, ठीक है। ये आप समझ लिया। जो ये हमारा इसका जो मात्रक है वो जूल में है, ठीक है, जूल में है। और जो अगर दूसरा हमारा जो मात्रक है आई स्क्वायर आर टी है ना अपॉन 4.8, ये हमारा कैलोरीन में है, ठीक है, कैलोरीन में देखें तो। अब बात करते हैं चालकता, कंडक्टेंस। प्रतिरोधक का विलोम
यानी जो हमारा प्रतिरोध का जो विलोम होता है वो चालकता कहलाता है। इसका जो प्रतीक होता है वो जी यानी जी तथा मात्रक, और इसका जो साइन होता है वो हमारा एस होता है। ठीक है, कंडक्टेंस भी होता है हमारा, ठीक है ना। उसका जो प्रतिरोध का ये उल्टा होता है, अगर हमारा रेजिस्टेंस घटेगा तो हमारा कंडक्टेंस बढ़ेगा। ठीक है, कंडक्टेंस कम होगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा। ठीक है ना, तभी तो बोलते हैं जितना अच्छा कंडक्टेंस होगा उतना अच्छा करंट प्रवाहित होगा, क्योंकि उसमें प्रतिरोध कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा, इस वजह से। ठीक है, अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना, कि जो हमारे इलेक्ट्रिकल के जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या हैं, जैसे कि ओम एम्पियर मापने के लिए, वोल्ट मापने के लिए, ठीक है ना, रेजिस्टेंस या ओम मापने के लिए, वाट मापने के लिए। ठीक है ना, और इनमें जो मान आ रहे हैं हम कैसे मापेंगे, करंट, वोल्ट, है ना, रेजिस्टेंस कैसे मापेंगे, तो इनके लिए इसी को हम पढ़ेंगे, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, एम्पियर, वोल्ट, ओम, वोल्ट। ठीक है ना, देखिए एम्पियर, वोल्ट, ओम, वाट आदि विद्युत राशि के मापने के क्रम से एमीटर, वोल्ट मीटर, ओम मीटर, वाट मीटर आदि यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। मतलब कि एम्पियर को मापने के लिए एमीटर का प्रयोग करेंगे, वोल्ट को मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग करेंगे, ओम रेजिस्टेंस को मापने के लिए ओम मीटर का प्रयोग करेंगे, और वाट को नापने के लिए वाट मीटर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ये आपने देख सकते हैं। और भी कई सारे, जैसे कि हमारी जो हमारे घर में जो बिजली आ रही है उसको मापने के लिए, कुल मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, एनर्जी मीटर का प्रयोग करते हैं, जिसके कारण हमारा बिल आता है, हम बिल भरते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या होता है, वो हमारा एनर्जी मीटर होता है। आदि यंत्र प्रयोग किए जाने वाले ये मुख्य दो प्रकार के होते हैं, एनालॉग यंत्र और डिजिटल यंत्र। एनालॉग यंत्र जैसे कि एनालॉग यंत्र तो आप, जैसे कि हमारे पहले घर में जो पुराने टीवी चलते थे उनमें जो स्टेपलायर लगा रहता था, वो आपको ध्यान है, उसमें जो मीटर लगा रहता है उसमें जो सुई होती थी, वो जो हमारा वोल्टेज नापता था 220 210 ऐसे करके कुछ उसमें नापता था, वो हमारा एनालॉग होता था। ठीक है ना, बड़ी बड़ी मशीनों में आज भी उसका प्रयोग होता है, वो हमारा एनालॉग होता था। और डिजिटल यंत्र का मतलब ये डिजिटल, जैसे कि हम ना हमारे जिसमें, जैसे कि हमारी जो घड़ी है, ठीक है ना, उसमें नंबर चलते हैं, जैसे कि जी 1 2, आपने वो हमारे क्या है, वो हमारे डिजिटल यंत्र है, वो हमारे डिजिटल होती हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा एक सेकंड में आपको बना के दिखा देता हूँ। ये हमारा कुछ इस प्रकार होता था, यानी टीवी के जो स्टेपलायर होते हैं उसमें लगा देता था, एक सुई होती थी यूँ करके। ठीक है ना, ये वोल्टेज नापती थी। ठीक है ना, जैसे कि 220, तो ये हमारा एनालॉग होता था। और डिजिटल हमारा किस प्रकार होता था, जैसे कि हमारी जो घड़ी होती है वो डिजिटल होती है, आप उसकी उदाहरण लेके समझ सकते हैं। जैसे हमारा डिजिटल होता था, इसमें जैसे कि 220 लिख रहा है तो ऐसे यानी 220 वोल्ट लिखा होता था। ठीक है ना, तो डिजिटल यंत्र और एनालॉग यंत्र दो प्रकार के होते थे। अब तो आप एम्पियर मीटर भी डिजिटल आ रहे हैं और वोल्ट मीटर भी डिजिटल आ रहे हैं, है ना, आप सर्च कर सकते हैं नेट पर। ठीक है, प्रकार की यंत्र राशि का मान संकेत दर्शाता है, जबकि दूसरे प्रकार के यंत्र राशि के मान को इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल डिस्प्ले यूनिट द्वारा सीधे ही अंक दर्शाया है। मैंने जैसे कि आपको बताया था कि हमारे जो डिजिटल डिस्प्ले वाले मीटर हैं, हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स जो हमारे मीटर हैं, वो हमारे आप सीधे ही मान को दर्शा देते हैं। ठीक है जी, आप देख सकते हैं एम मीटर को जो एम मीटर हमारा धारा मापने के लिए प्रयोग होता है। ठीक है ना, एम मीटर होता है धारा मापने के लिए प्रयोग होता है, श्रेणी क्रम में जोड़ती हैं। वोल्ट मीटर होता है ना, वो हमारा विभवांतर के लिए होता है, विभवांतर मतलब मापने की, इसे हम क्या करें, लोड के समांतर क्रम में जोड़ती हैं। ठीक है ना, ओम मीटर जो होता है प्रतिरोध मापने के लिए होता है। ठीक है ना, इसे हम क्या करते हैं, एक सेकेंड, इसको हम प्रतिरोध से पृथक सीधे, है ना, प्रतिरोध परिपथ में पृथक किए गए, है ना, प्रतिरोधों के अंतर को श्रेणी क्रम में, यानी ये श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। जो हमारा ओम मीटर होता है इसको क्या करते हैं हम, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। और जो हमारा वाट मीटर होता है ना, वाट मापने के लिए होता है, और लाइन तथा लोड के, इसे भी हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। जो हमारा एनर्जी मीटर होता है ना, KWH मतलब जो हमारी एनर्जी मापने के लिए, ठीक है ना, किलोवाट आवर नापने के लिए, इसको हम लाइन तथा लोड के श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, मतलब इनको भी हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। एक तरह से ये मान लीजिए कि वोल्ट मीटर को छोड़ के हमारा जो एम मीटर है, ओम मीटर है, और क्या कहते हैं वाट मीटर, एनर्जी मीटर है, इनको हम क्या करते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। अब बात करते हैं बैटरी। ठीक है ना, बैटरी, तो दोस्तों अब हमारा जो है बैटरी है, ठीक है ना, हम बैटरी के बारे में पढ़ लेते हैं। बैटरी हमारा किस प्रकार से बनता है, सेलों के समूह को जो होते हैं उन्हीं को हम बैटरी कहते हैं। मतलब बहुत सारे सेल हैं, ठीक है ना, बहुत से हमारे सेल होते हैं, उनको हम जोड़ देते हैं तो वही हमारे एक
बैटरी का रूप ले लेते हैं, ठीक है ना। सारे सेलों को हम जोड़ देते हैं, वही हमारी क्या कहलाती है, बैटरी कहलाती है। जैसे कि देख सकते हैं श्रेणी संयोजन, सीरीज कनेक्शन में सभी सेलों को विभवांतर समान होने पर, ठीक है ना। अगर सभी सेलों का, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास सेल है ना, 1.5 का सेल है, 1.5 के, है ना, एक सेकेंड, 1.5 का सेल है, इनको हम जोड़ देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारी एक बैटरी बन जाएगी 3 वोल्ट की, ठीक है ना। 3 वोल्ट की हमारी एक बैटरी बन जाएगी, ठीक है। और आगे देखते हैं, है ना। इसमें जो हमारा है कुल विभव का, अगर हम कुल विभव निकालें तो इसका जो फॉर्मूला होगा ET=NE, ठीक है ना। और कुल आंतरिक अगर इसका प्रतिरोध निकालेंगे तो ये हमारा होगा RT=NR। और कुल अगर इसमें हम धारा निकालेंगे तो ये होगा I=NE अपॉन, है ना, NR यानी प्लस R। ये हमारा फॉर्मूला है, ये हमारा डायग्राम है, ठीक है। एक बैटरी यहाँ लगी हुई है, एक बैटरी यहाँ लगी हुई है, एक बैटरी यहाँ लगी हुई है, यानी तीनों को हमने जोड़ दिया और इससे हमारा क्या हो गया, एक यानी लोड चल रहा है, ठीक है। सॉरी, ये सेल है हमारे, अगर सेल है हमारे, एक सेल हमारे 3 सेल है, इनको हमने आपस में जोड़ दिया तो ये हमारी एक बैटरी का रूप ले लिया और ये हमारा लोड चल रहा है। एक तरह से ये समझ लीजिए सेलों के समूह को ही हम बैटरी बोलते हैं, ठीक है ना। क्योंकि हमारे जो बैटरी होती है बहुत सारे सेलों से मिलकर बनी होती है, चाहे आपके इन्वर्टर की बैटरी होगी, आपके मोबाइल की होगी, वो सब क्या होते हैं, सारे सेलों का उनमें कॉम्बिनेशन होता है, तभी जाके वो एक बैटरी बन पाती है, ठीक है। अब बात करते हैं समांतर संयोजन, पैरेलल कनेक्शन में सभी सेलों को, यानी विभव समान होने पर, मतलब विभव समान होना चाहिए, वोल्टेज समान होना चाहिए, तो इसका फॉर्मूला होता है ET=E और कुल आंतरिक प्रतिरोध होता है RT=R/N और कुल प्रतिपद, यानी परिपथ धारा होता है I=E/RT, है ना, N, है ना, N=N/R, ठीक है ना। ये हमारा पैरेलल कनेक्शन में, है ना, समांतर संयोजन में, यानी समांतर संयोजन में फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये देख सकते हैं, ये हमारे पैरेलल में जुड़े हुए हैं, एक सेल ये जुड़ा हुआ है, एक सेल ये जुड़ा हुआ है, एक सेल ये जुड़ा है, तीनों को हमने जोड़ दिया है पैरेलल में और ये हमारा एक बैटरी बन गई है और ये हमारा लोड हो गया है। दोस्तों एक बात मेरी याद रखिए, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा एडवांस ना हो जाए, फिर मैं आपको बता देता हूँ। अगर हमारी बैटरी है, अगर हम उसको अगर उसके सेलों को हम सीरीज में जोड़ देंगे तो उसके वोल्ट बढ़ जाएंगे। अगर हम सेलों को समांतर क्रम में जोड़ देंगे तो वोल्ट सेम रहेगा, पर क्या कहते हैं, उसका करंट बढ़ जाएगा, ठीक है ना। ये बात आप मेरी याद रखें। सेलों की संख्या को हम N कहते हैं और एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध को हम R से दर्शाते हैं, और जो हमारा कैपिटल R है वो लोड का प्रतिरोध कहलाता है, और E एक सेल का विभव कहलाता है, जो हमारा E है वो एक सेल का विभव कहलाता है। आपका ये चैप्टर खत्म हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसके MCQ क्वेश्चंस करेंगे। क्या करेंगे, MCQ क्वेश्चंस करेंगे। तो हमारा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। जल्दी जल्दी अब हम कराएंगे ताकि आपका एग्जाम भी अब जल्दी आने वाला है इस वजह से। तो चैनल को सब्सक्राइब करते चले और वीडियो को देखते चलें, नोट्स बनाते चलें और समझते भी चलें। कोई भी दिक्कत आए मुझे कमेंट करें। वीडियो को शेयर जरूर कर दें, जितना हो सके उतना शेयर करिए। आप ही के हाथ में अब इस चैनल को उठाना, आप इसे अपना ही चैनल समझें और आप इसे खूब उठाएं। अगर आप जितना आगे बढ़ाएंगे, यानी आप ही का चैनल है, आप ही इससे पढ़ते हैं, ठीक है। अब आप ही देखिए, ठीक है। मैं खूब मेहनत करूँगा और आपके लिए MCQ क्वेश्चंस लेके आऊँगा, ठीक है ना। हमारी अगली वीडियो क्वेश्चंस की रहेगी, ठीक है। दोस्तों मिलते हैं, अच्छे से पढ़ें, ठीक है।